कैन वी स्टार्ट? ओके, तो हम लोग देख रहे थे कि द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स का रिवॉल्यूशन कैसे कैसे हुआ। तो उस समय हम लोगों ने देखा था कि फ्रेंच मोनार्की जो है उसको उखाड़ के फेंक दिया गया कब 1848 में, और वहां पे रिपब्लिक को लाया गया। वहां पे मिडिल क्लास जो है, जो लिबरल लोग थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल यूनिफिकेशन की बात कर रहे थे। जर्मनी के जो प्रोफेशनल बिजनेसमैन थे, आर्टिसंस थे, वो डिसाइड किए कि पूरे जो नेशनल असेंबली था जर्मनी का, उसके लिए वोट करेंगे। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज हुआ चर्च सेंट पॉल में। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था, और जर्मन नेशन भी हेडेड बाय द मोनार्की सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। अगर मोनार्की अगर इसको हेड करेगी तो वो सब्जेक्ट पार्लियामेंट का होगा। पार्लियामेंट चाहेगा तो करेगी, नहीं चाहेगा नहीं करेगी। उसके बाद कहता है कि ऑफर द क्राउन टू फ्रेडरिक विलियम फोर्थ किंग ऑफ पर्सिया। He rejected join other monarchs to oppose the elected assembly. Now कहता है कि सोशल बेस ऑफ पार्लियामेंट शिफ्टेड टू द मिडिल क्लास डोमिनेंस। उसके बाद कहता है कि लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसंस। पॉलिटिकल एसोसिएशन वेयर फॉर्म्ड बाय वुमेन फॉर पॉलिटिकल राइट्स। हम लोग 9th में भी पढ़े थे कि पॉलिटिकल राइट महिलाओं जो है, महिला लोग वो अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए पैम्पलेट्स निकालते थे, पार्टी वगैरह जो छोटी छोटी पार्टी होती थी उसको ऑर्गेनाइज करते थे, उसके अकॉर्डिंग काम करते थे। कंजर्वेटिव फोर्सेज जो है वो सप्रेस कर दिया लिबरल थॉट को, ठीक। एंड फियरिंग फ्यूचर रिवॉल्यूशन मोनार्क्स इंट्रोड्यूस चेंजेस एंड सेफ सर्वडॉम एंड बाउंडेड लेबर एबोलिश्ड, ठीक। कहता है कि जब हम ये पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म किए गए महिलाओं के द्वारा, कंजर्वेटिव फोर्सेज जो होते थे, वो कंजर्वेटिव फोर्स जो है लिबरल के थॉट को, लिबरल को, जो लिबरल टाइप के लोग थे उनको सप्रेस का मतलब होता है दबाना, उनको खत्म कर देना, दबाने की जो भावना होती है वो। उसके बाद कहता है कि फियरिंग फ्यूचर रिवॉल्यूशन मोनार्क्स इंट्रोड्यूस चेंजेस। अब जैसे ही फिर वहां पे मोनार्कियल सिस्टम स्टार्ट हुआ। अच्छा, एक मिनट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्लास 10th का है ना, ये इसका हो गया। देखो यही वाला चैप्टर है ना, क्योंकि अभी इंग्लिश में डाउनलोड नहीं है, हिंदी में डाउनलोड है, यही चलेगा अभी, ठीक है। बाकी हम लोग कल देख लेंगे उसको। देखो कहता है कि भारत में वनस्पति जात और प्राणी जाति यानी फ्लोरा और फौना, ठीक है। कहता है कि यदि आप अपने आसपास नजर दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। और वास्तव में भारत बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। और यहाँ वर्ल्ड की सारी जो बायोडाइवर्सिटीज हैं उसकी 8% पॉपुलेशन यानी लगभग 16 लाख प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। और ये अभी खोजे जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीवों के संसाधनों के क्षेत्रफल के किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस किस टाइप का होता है, वो 9th 10th 6 7 में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। और ये जो मतलब डिफरेंट फ्लोरा और फौना है, ये हमारे रोज के लाइफ में इतने हैं कि हम इनकी कदर ही नहीं करते हैं। परंतु इन्वायरमेंट के प्रति हमारी इनसेंसिटिविटी के कारण पिछले कुछ समय में इस संसाधनों पर बड़ा दबाव बढ़ा है। कहता है कि अपने क्षेत्र में मानव और प्रकृति के जो कोऑर्डिनेट करने वाले जो पार्ट्स हैं उस पे आप थोड़ा उस कहानियों के बारे में पता लगाएं, ठीक है। आप अपने पास अगर बुक खोल के रखे हुए होइएगा तो वहां पे आप देखते चलिए, जहां पे लिख रहा है कि डू एक्टिविटी में कि फाइंड आउट स्टोरीज प्रिवेलेंट इन योर रीजन विच आर अबाउट द हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर। इसके बारे में पता करना है आपको। कहता है कि यदि अपने आसपास आप नजर दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए। कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है, ठीक। अब स्तनधारी को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? मैमल। क्या बोलेंगे? मैमल, जिसको खत्म होने मतलब इंडेंजर्ड होने के कगार पे है वो, ठीक।
एक सेकेंड, इंडेंजर्ड के कगार पे है, जिसको हम लोग अब रखते हैं, जिसको भारत में बोला जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके अकॉर्डिंग उस पर रखा जाता है कि जो चीज प्रजाति खत्म होने के कगार पे है उस प्रजाति को उसमें रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इनमें चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल जिसको हम क्वेल कहते हैं, और जंगली चित्तीदार उल्लू, ठीक है, और जिसको बोलते हैं मधुका इंसिग्निस यानी महुआ की जंगली किस्म, और हुरबरिया हेप्टान्यूरॉन यानी ये घास की एक प्रजाति है उसको, ये सबको खत्म होने के कगार पे ही आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, मतलब खत्म हो चुकी हैं। हमारा हमारा जो ध्यान है वो उसके तरफ मतलब लुप्त होने के आधार पर केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी और कीट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके वजह से वो हम उसको समझ पाते हैं। कहता है कि वैनिशिंग फॉरेस्ट यानी लुप्त हो रहे वन, कहता है द डायमेंशंस ऑफ डिफोरेस्टेशन इन इंडिया आर स्टैगरिंग, द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड एट 79.42 मिलियन हेक्टेयर व्हिच इज 24.16% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया, जिसमें 12.2% डेंस फॉरेस्ट है, 9.14% ओपन फॉरेस्ट है, और मैंग्रोव जो है 0.14 है, जैसे सुंदरबन डेल्टा वगैरह ये मैंग्रोव कहलाते हैं, वर्षा वन। ठीक, कहता है कि क्या आप जानते हैं कि भारत में जिस पैमाने पे वन की कटाई हो रही है ये बड़ा ही विचलित होने वाली बात है। देश में वन का जो कवरिंग है उसके अंतर्गत लगभग 78.92 मिलियन हेक्टेयर इसका पूरा क्षेत्रफल है। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में केस गया, हम बार बार आप लोगों को बोलते हैं कि बच्चा वाला आंसर नहीं लिखिए, आप थोड़ा बड़े होने वाला आंसर लिखिए। सुप्रीम कोर्ट में केस गया जिसमें यूपी गवर्नमेंट की तरफ से हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये कोर्ट में दी कि उसमें वनों का बड़े मात्रा पे कटाई करना था सड़क बनाने के लिए, ठीक है, ताकि सड़क सीधी जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि क्या सड़क को घुमा के ले जाने से एक्सीडेंट का खतरा अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको जो है रोड घुमा के ले जाइए लेकिन वनों की कटाई नहीं होगी, क्योंकि हमको सरकार पे भरोसा नहीं है, क्योंकि सरकार कटवा तो देती है लेकिन लगवाती है कि नहीं लगवाती है पता नहीं। ठीक है, कहता है कि स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013 के रिपोर्ट के हिसाब से जो कहा जा रहा है कि रिपोर्ट के हिसाब से 1997 में जो डेंस फॉरेस्ट के क्षेत्र में 10,098 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि अलग अलग संगठनों के द्वारा वृक्षारोपण से हुई है, अलग अलग एजेंसी उसमें पेड़ पौधे लगाते हैं। आइए समझते हैं कि अलग अलग प्रकार के पौधे और प्राणियों की जाति के बारे में हम पता कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल कंजर्वेशन यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको हम लोग बोलते हैं IUCN, ये क्या कहता है, ये क्या करता है कि इसको डिफरेंशिएट करता है। किस किस चीज में करता है, पहले डिफरेंशिएट करता है नॉर्मल स्पीसीज, इसमें वैसे जातियां यानी वैसे जो है पॉपुलेशन आते हैं जो पॉपुलेशन जीवित रहने के लिए नॉर्मल मानी जाती है, जैसे पशु, साल का पेड़ होता है, पाइन का पेड़ होता है, ठीक है, कृंतक जिसको इंग्लिश में रोडेंट बोलते हैं, ये सारी चीजें जिसको हम नॉर्मल स्पीसीज बोलते हैं। दूसरा होता है इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी संकटग्रस्त, मतलब जो खत्म होने के कगार पे है। ठीक है, तो कहता है कि ये वैसी जातियां हैं यानी दीज आर द स्पीसीज व्हिच आर डेंजर्ड ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक, कहता है कि ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है और जिनको मतलब ऐसे परिस्थितियों में जो निगेटिव फैक्टर्स में रहने के कारण इनकी संख्या कम हो गई है, अगर वो निगेटिव फैक्टर लगातार जारी रहते हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है, जिसमें ब्लैक डियर, ठीक है, जिसको हम लोग काला हिरन बोलते हैं, जिसको तुम्हारे किताब में ब्लैक बक लिखा हुआ है वो काला हिरन बोला जाता है, जिसके मर्डर के मामले में जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के तहत सलमान खान पर मुकदमा चला था। मगरमच्छ, ठीक, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई, जिसको हम लोग बोलते हैं मणिपुरी हिरन, ये सब प्रजातियां जो है ये वैसी जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है कि वो खत्म हो सकती हैं। थर्ड है आपका वल्नरेबल स्पीसीज, जो बोलते हैं जिसको सुभेद्य बोलते हैं, मतलब ये वैसी जातियां हैं जिनकी संख्या लगातार घट रही है।
यदि इनकी संख्या पर जो निगेटिव इफेक्ट डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती है तो इनकी संख्या घटती रहती है और यह संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो जाएगी। मतलब ये फिर चला जाएगा आपका इंडेंजर्ड स्पीसीज में, जिसमें कौन कौन सा है, नीली भेड़, एशियाई एलिफेंट, गंगा नदी की डॉल्फिन, ये सारी चीजें। फिर कहता है रेयर स्पीसीज, मतलब दुर्लभ जातियां जो आसानी से नहीं मिलती है, मतलब वो बहुत कम है, उसको बचाने की जरूरत है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेयर स्पीसीज। फिर आता है एंडेमिक स्पीसीज, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं स्थानिक जातियां। मतलब क्या होता है कि प्राकृतिक या जो उसके फिजिकल क्षेत्र में, दीज आर द स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन द सम पर्टिकुलर एरियाज यूजुअली आइसोलेटेड बाय द नेचर और जियोग्राफिकल बैरियर्स। मतलब कि प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग जो विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां हैं, जैसे अंडमानी टील, ठीक है, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगल सुअर और अरुणाचल के मिथुन। मिथुन एक भैंस को बोलते हैं, भैंसा होता है, ठीक है, उसका उदाहरण है। तो ये कहा, निकोबारी कबूतर समझ रहे हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता होगा, तो वो ऐसे क्षेत्र में पाए जाने वाले हैं। एक होता है एक्सटिंक्ट स्पीसीज, मतलब लुप्त हो गई प्रजाति, अब उसका धरती पे कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। वो क्या होता है कि जैसे पृथ्वी से पूरी तरह खत्म हो गई है, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, ये सब खत्म है, हम लोग बस इसको कहानी में सुन सकते हैं, ठीक है। पूछता है कि एशियाई चीता कहाँ चला गया। कहता है कि भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता बिल्ली परिवार का एक बड़ा विशिष्ट सदस्य है, जो लगभग 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। और लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता जो है एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसके आंख के कोने से मुंह तक के निशान, दोनों ओर फैली आंसुओं का लकीर नुमा निशान होता है। 20वीं सेंचुरी से पहले चीता अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके जो हैबिटेट होता था, इसका जो जहाँ पे वो रहता था, आवासीय क्षेत्र, वहां पे शिकार की उपलब्धता कम होने के कारण ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले 1952 में इसको खत्म करने का दे दिया गया। अब हमको ये समझना है कि वैसा कौन सा निगेटिव फैक्टर है जो इसको इसका कारण है। कहता है कि यदि आप अपने चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है, जिसमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबर, दवाइयां, भोजन, ये सब के लिए हम उस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इससे वनों को बड़ा नुकसान होता है, और वन को नुकसान होगा तो वहां रहने वाले जीवों को नुकसान होगा। तो भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी चीज के कारण से होता है तो उसका नाम है रेल लाइन, एग्रीकल्चर, कमर्शियलाइजेशन, एक्सेट्रा के कारण जो है वहां पे, इसके कारण से वनों का जो है नुकसान होना शुरू हुआ। जब आजादी हुआ तो उसके बाद वन के संसाधन भी खत्म होने लगे, तो इसलिए कृषि का फैलाव ज्यादा करना था, इसलिए वन को काटा जाने लगा। और यही कृषि के फैलाव को रोकने के लिए आदिवासी लोग बार बार आदिवासी लोगों को लगता था कि अंग्रेज हमारे क्षेत्र को कॉन्कर कर रहे हैं, इसकी वजह से वो बार बार हमला करते थे। तो दे आर बेसिकली फिट, मेंटली एंड फिजिकली फिट एवर देन द प्रेजेंट टाइम्स ऑफ ह्यूमन। आज के आदमी से कहीं ज्यादा समझदार पहले का लोग होता था, आदिवासी लोग थे, ठीक है। उसके बाद कहता है कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज बिटवीन 1951 एंड 1980 अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड ऑल ओवर द इंडिया। समझिए, 26,200 स्क्वायर किलोमीटर केवल 1951 से लेके 29 साल में इतना स्क्वायर किलोमीटर को जंगल को काट दिया गया, और काट के उसको एग्रीकल्चर बना दिया गया। विशेषकर जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है या फिर सेंट्रल एशिया इंडिया है, इन सब में जो झूम खेती होती थी, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते थे, जहां पे वो लोग क्या करते थे, एक जगह जलाते थे, जंगल को भीतर में जला के आग वग लगा के वहां पे खेती करते थे, फिर वहां से कुछ और जगह, फिर वहां से कुछ और जगह होता था, ठीक। कहता है कि हमारे कुछ पर्यावरण के जो इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट हैं, उनका कहना यह है कि भारत के कई क्षेत्रों में इनरिचमेंट वृक्षारोपण, जिसको बोलते हैं हम लोग इनरिचमेंट प्लांटेशन, यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसको कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीसीज जो है वहां पे अधिक रोपा जाने लगा, ठीक है, जिसकी वजह से दूसरे स्पीसीज खत्म हो गए। उदाहरण के तौर पे सागवान को अकेले, केवल सागवान को साउथ इंडिया में रोपने के कारण बहुत सारे वन बर्बाद हो गए। हिमालय में चीर पाइन के रोपण से हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रॉन जो होता है, रोडोडेंड्रॉन लिखा हुआ है, देखो रोडोडेंड्रॉन यहाँ पे लिखा हुआ होगा, देखो ये रोडोडेंड्रॉन दिख रहा है,
ये रोडोडेंड्रॉन। आवाज जा रही है क्लियर? हेलो, ठीक है। उसके बाद कहता है कि मतलब लार्ज स्केल डेवलपमेंट की वजह से जो है यहाँ पे अ, ऐसा कोई काम, बड़ा बड़ा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हुआ, जैसे 1952 में नदी घाटी परियोजना होती थी, ठीक है, रिवर वैली प्रोजेक्ट, तो उसमें जंगलों को बड़ा काटा गया। अभी भी ये प्रक्रिया जारी है। एमपी में लगभग 4000 हेक्टेयर से अधिक जो वन क्षेत्र है वो नर्मदा सागर प्रोजेक्ट के तहत उसमें से मतलब पूर्ण हो जाने पे वो सब जंगल जो है लगभग 4 लाख हेक्टेयर नर्मदा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, जिसकी वजह से जलमग्न हो जाएगा। आप लोग एक खोजेंगे, एक ये टर्म दे रहे हैं अभी आपको, वो पढ़ के रखिएगा। एक आंदोलन चला है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। आपको पता ये करना है कि व्हाट इज नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक, इसको आप खोज के रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इस चीज को समझने की जरूरत है। आप समझ रहे हैं, 4 लाख हेक्टेयर, एकड़ से भी बड़ा होता है हेक्टेयर। 4 लाख हेक्टेयर से अधिक जो वन क्षेत्र है वो अगर नर्मदा सागर प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो सब पानी में घुस जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। फिर देखेंगे आप पश्चिम बंगाल में अगर बक्सा टाइगर रिजर्व जो था, वहां पे डोलोमाइट का खनन होने लगा। मिनरल के खनन की वजह से भी बहुत जगह नुकसान हुआ है। भारतीय हाथी उसमें खत्म हो गया, बहुत सारा ऐसा चीज है। तो बहुत सारे वन अधिकारी और इन्वायरमेंटलिस्ट ये मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुओं का चढ़ाया जाना और ईंधन के लिए लकड़ियों की कटाई भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन चारे और ईंधन की लकड़ियों की आवश्यकता की पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनी से काट कर की जाती है, न कि पूरे पेड़ को। ये बात आप लोग भी मानते होंगे कि क्या जंगल के लकड़ी कोई चूल्हा जलाने के लिए पूरा का पूरा पेड़ काट देता है? थोड़ी, वो जंगल का लकड़ी काटता है, पेड़ों की डालियां काटता है, तब लेके जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। कहता है कि हिमालयन यीव, जिसको अभी चीर मतलब प्लांट होता है, उसी का एक पेड़ होता है जो एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाता है। एवरग्रीन, जिसका बायोलॉजिकल बॉटनिकल नेम है टेक्टस वालासियाना। कहता है कि एक मेडिसिनल प्लांट है जो हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पेड़ की छाल, पत्तियां, टहनी और जड़ों से टैक्सोल नाम का एक रसायन निकाला जाता है। ठीक है, आप लोगों को पता नहीं होगा, टैक्सोल एक इंजेक्शन भी पड़ता है लोगों को। इससे कुछ कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है और इससे बनाई गई दवाई की वर्ल्ड में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि के रूप में यूज किया जाता है इसका। ठीक, इसीलिए आदमी का एक आदत है कि आदमी को अगर कोई चीज फ्री में मिल जाता हो ना, तो वो इतना उसका यूज कर लेता है जिसका हिसाब नहीं। सपोज दैट आदमी को हाथी मिल गया, तो आदमी सोचा कि हाथी का जो दांत है ना उसको घर में रखेंगे। भाई साहब, उसका दांत उसके मुंह पे ठीक लग रहा है, आपके घर में कैसे ठीक लगेगा हाथी का दांत? तो हाथी के दांत पे पहले का महाराजा लोग था, तो पहले उतना स्पीसीज होते थे, तो हाथी का दांत का कटाई कर लेता था। आपको ये बात जान के बहुत आश्चर्य होगा कि आप कभी डाटा खोजिएगा, करंट डाटा तो मेरे पास है नहीं, मोर के पंख निकालने के लिए कितने सारे मोरों को मार दिया जाता है केवल पंख निकालने के लिए। आदमी इस कदर से इनह्यूमन हो चुका है कि जानवर को वो कुछ समझ ही नहीं रहा है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है। वो इतना कुछ कर दिया हुआ इनह्यूमन जिसका हिसाब नहीं। कुछ दिन पहले केस आप लोग देखे होंगे, साउथ का एक केस था जिसमें हाथी के मुंह में बॉम्ब लगा के खिला दिया था और उसके पेट में बच्चा था जिसमें वो मर गया था। लेकिन वो पानी में जाके खड़ा था, बाहर भी नहीं निकला हाथी। तो हाथी आदमी से कहीं ज्यादा समझदार था, लेकिन आदमी नहीं समझदार हो सकता भाई, वो बिल्कुल नहीं समझदार हो सकता है। कहता है द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट ए बायोलॉजिकल इश्यू एंड द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, कहता है कि such losses have increasingly marginalized and improvised many indigenous and other forest dependent communities who directly depend on the various components of the forest and wildlife for their food, drink, medicine, culture, spirituality and etc. Within the poor, women are affected more than the men. कहता है कि वन और वन जीवों का विनाश केवल जीव विज्ञान का विषय नहीं है। ये इसके संसाधनों और विनाश के कारण आप कल्चर भी अपना खो देते हैं। जैव विनाश के कारण में कई मूल जातियों और वनों पर आधारित समुदाय जो है वो गरीब होते जा रहे हैं, वो आर्थिक रूप से खत्म होने के कगार पे आ गए हैं। यह समुदाय अपने खाने पीने, दवा, संस्कृति, आध्यात्म, इन सबों के लिए वन्य और वन जीवों पर निर्भर होते थे।
गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकताओं की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की ही होती है। और जैसे जैसे इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं पे इसका कार्य का भार बढ़ता जा रहा है। कई बार तो उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से अधिक पैदल चलना पड़ता है। आप राजस्थान, आंध्र प्रदेश ऐसे इलाकों में जब आप जाएंगे तो आप समझेंगे कि लोगों की परेशानियां क्या है, क्योंकि आपको तो घर में बैठे बैठे मिल जाता है पापा के फंड पे, फिल्टर वाला पानी मिल जाता है ना। गीजर लगा होगा बहुत लोगों के घर में, पंखा होगा, किसी घर में एसी होगा, किसी घर में कूलर होगा, है। तो देहात में कहावत है कि जिसके खुद के पैर में अगर मतलब पैर जिसका खुद का नहीं फटेगा ना, वो दूसरे का तकलीफ क्या जानेगा। तो वही स्थिति है। आप फील करिए कि कोई 10 किलोमीटर कोई लेडी, अब ठंडी के दिन तो समझ में आता है, गर्मी के दिन में कोई लेडीज 10 किलोमीटर जा रही है। यहाँ 10 किलोमीटर की आप बात छोड़ दो, पानी वो अपना कैसे यूज करती होंगी वो समझिए। यहाँ तो आप नहाते रहते हो, नल का पानी बहते रहता है। कई महिलाएं होती हैं जिनका आप सिचुएशन समझिए, जेंट्स तो है कहीं भी जा सकता है, कुछ महिलाएं हैं जिनका ये डेली का रूटीन हो सकता है। आप कभी आप देखेंगे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल महिलाओं का स्टार्ट होता है तो उस समय उनको भयानक पेन का सामना करना पड़ता है। कई महिलाएं तब होती हैं जब वो प्रेगनेंसी के दौरान उनको ये काम करना पड़ता होगा, तब क्या स्थिति उनकी होती होगी। तब क्या होता होगा कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल जब उनका चलता है तो जब वो पेन में होंगी, और उस समय 10 किलोमीटर पैदल जाके लाना, ये आप समझिए कि रिस्पेक्ट कितना उनके लिए हमारे मन में होना चाहिए कि कोई हमको पानी, कितना पानी लाती होगी एक एक लेडीज 10 किलोमीटर जाके कितना पानी लाती होगी, मुश्किल से 50 लीटर। 50 लीटर उठा के चावल आपको कह दिया जाए कि छत पे चले जाइए तो आप पहले ही सरेंडर कर दीजिएगा कि ना हमसे नहीं उठेगा। तो वो सारी चीजें हैं। इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी झेलनी पड़ती है, और काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। वन की कटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखा यानी ड्रॉट, फ्लड एक्सेट्रा इनके कारण हो सकते हैं। Poverty in these cases in a direct outcome of environmental destruction, and therefore forest and wildlife are the vital to the quality of life and environment in the subcontinent. It is imperative to adapt to sound forest and wildlife conservation strategies. कहता है कि भारतीय सब कॉन्टिनेंट में वन और वन्यजीव आदमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए आवश्यक है कि वन और वन्यजीव के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। भारत में वन और वन्यजीवों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? कहता है कि वन जीवों और वनों में तेजी गति से हो रहे नुकसान के कारण इनका संरक्षण होना बेहद आवश्यक हो गया हुआ। बट व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? हमको इसकी जरूरत क्या है? कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर, सोयल, and it also preserves the genetic diversity of plant and animal for better growth of species and breeding. For example, in the agriculture, we are still dependent on the traditional crop varieties. Fisheries too are heavily dependent on the maintenance of aquatic diversities. ध्यान से समझिए इस मैटर को। समझिए कि पर्यावरण के अगर हम संरक्षण की बात करें तो ये हमारे लिए किस किस चीज के माध्यम से हमारे यहाँ बने हुए हैं? पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से और मिट्टी के माध्यम से हमारे यहाँ बने हुए हैं पर्यावरण। यह अलग अलग जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जेनेटिक डाइवर्सिटीज को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम ये देखें कि अगर कृषि में हम अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं, पारंपरिक फसलों पे हमारे परदादा के उम्र के, जब हमारे परदादा के तरफ से अगर हमारे परदादा हमको बताए हो तो भी बताते हैं, तो हम लोग क्या चीज में बेसिकली किस किस चीज पे हम लोगों का बेसिकली खाना किस चीज पे डिपेंडेंट होता है? तो हम लोगों का बेसिकली फूड डिपेंड होगा चावल, गेहूं, मक्का एक्सेट्रा इस पे हम ट्रेडिशनल खेती करते आ रहे हैं। ये चेंज नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हो गया कि चावल के जगह पे हम जो है सोना खाना शुरू कर दिए हो, चावल के जगह पे पेड़ों का लठ खाना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं किए हैं अभी तक। तो वो हमारे लिए बेहद जरूरी चीज है। जिसको एक्वेटिक डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए मछलियों का पालन भी जरूरी है। इन द 1916 एंड 1970 एमन
ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है उसको बचाने की आवश्यकता क्यों है? क्लियर हो रहा है? चलिए आगे देखते हैं हम।